सिंह परिवार में हरीश अपनी पत्नी तारा और 2 बेटे सोनू और चेतन के साथ रहा करता है। वहीं सोनू की शादी बबीता से हो जाती है। माँ मैं जा रहा हूँ। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? भैया वो मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अरे संडे कौन सा कॉलेज ओपन होता है? अच्छा हाँ, कॉलेज तो ओपन है, वो वाला जहाँ वो कैफे में तेरा इंतजार कर रही है। क्या भैया आप भी? अरे कॉलेज जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास है मेरी। हाँ हाँ दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्लास। अरे क्यों रे सोनू, अपने छोटे भाई की टांग क्यों खींच रहा है? माँ कोई आपके छोटे बेटे को पूरा का पूरा कब्जे में करके बैठ गई है। अरे बेटा तो हमें भी मिलवा दो, कौन है? अरे क्या पापा, आप भी कहाँ भैया की बातों में आ गए, जो बेचारे भाभी के सामने कुछ बोल तक नहीं पाते। तू बहुत बोलने लगा है, रुक जा तू। हाँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है ना। दोनों हंसते हुए अपने अपने काम से चली जाती हैं। तभी हरीश कहता है, भगवान, हमारा परिवार छोटा है लेकिन हम कितने खुश हैं ना। दोनों भाइयों में कितना प्यार है, लगता ही नहीं कि दोनों सगे भाई नहीं हैं। अजी आप ये क्या बोल रहे हो? थोड़ा देख कर तो बुला करो, अगर कोई सुन लेता तो। मैं अपने दोनों बेटों में कोई भेद नहीं करती हूँ और ना मैं चाहती हूँ कि दोनों के बीच कभी भी ये सौतेली वाली बात आए। चेतन अभी छोटा है, वो ये सब समझ नहीं पाएगा। अच्छा ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ये सारी बातें कमरे के बाहर से बबीता सुन लेती है और वो मन ही मन सोचती है, ओहो, तो यानी देवर जी इनके सगे बेटे नहीं है। ये तो अच्छा है कि अब ये सारी प्रॉपर्टी मेरे पति के नाम होगी और मैं इस सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन बन जाऊंगी। ऐसे ही हंसी मजाक में कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन सोनू काफी परेशान होता है तो बबीता उससे कहती है, अजी क्या बात है, कुछ दिनों से देख रही हूँ आप परेशान से दिख रहे हो। कुछ खास नहीं, बस मेरे बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है, उसी से परेशान हूँ। अगर टाइम रहते कोई इन्वेस्टर नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप पिताजी से बात क्यों नहीं करते? वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अरे वो कहाँ से करेंगे, अभी चेतन की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उनकी है, तो ऐसे में मैं कैसे पैसे मांगूं? अरे तो आप पैसे मत मांगो, आप अपना हिस्सा ले लो, फिर उसको आप बेच दो और अपने काम में लगा लो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इस घर का बंटवारा नहीं होगा। कुछ दिन बाद ही चेतन अब कॉलेज से पास होकर नौकरी करने लगता है और उसके लिए एक दिन एक लड़की का रिश्ता आता है। हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा ही घराना चाहिए था जहाँ सब मिलजुल कर रहते हो। आजकल तो जॉइंट फैमिली सिस्टम ही बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी, हम लोग तो पुराने ज़माने की सोच रखने वाले हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही चलता आ रहा है। तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का समझूं? अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, बिल्कुल पक्का है जी रिश्ता। अब तो आप बस शादी की तैयारी करो। थोड़ा समय गुजरता है और फिर चेतन की शादी एकता से हो जाती है। आओ बबीता, अपनी देवरानी की आरती उतारो और बहू को लेकर घर में जाओ। मैं तो इसकी आरती सिर्फ तभी उतारूंगी जब ये मेरी सेवा करने का वादा करेगी। अब तो मैं जिठानी बन गई हूँ तो देवरानी को मेरे सारे काम करने पड़ेंगे। अभी उसकी सास जिंदा है, उसे सेवा करनी होगी तो पहले अपनी सास की करेगी, हैं या तेरी करेगी? बड़ी आई जिठानी बनने वाली। चल अब जल्दी से बहू को घर के अंदर लेकर जा। पूरा दिन क्या अब उसको घर के बाहर ही खड़ा रखेगी? अरे आप लोग भी ना क्यों ऐसी बातें करके बेचारी को परेशान कर रहे हो? देखो तो कितना सीरियस हो गई है वो। उसको चैन की सांस तो लेने दो। ओहो देवरानी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। मेरी सेवा करने के लिए मेरे पति देव है, आपकी क्या जरूरत? आप तो बस अपने पति की सेवा करो, हम तो सब उसी में खुश हैं। एकता के आने पर शुरुआत में तो माहौल खुशहाल रहता है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद सोनू को परेशान देख बबीता कहती है, आपका जो इन्वेस्टर वाला काम अटक गया था वो हो गया क्या? सब ठीक है अब? अरे नहीं ना, अभी कहाँ हुआ है वो, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
तो मैंने आपसे कहा तो सही कि आप अपना हिस्सा ले लो, पर आप तो मेरी बात ही नहीं मानते। लेकिन मैं अपने घर के बंटवारे की वजह नहीं बनना चाहता। वैसे भी अपनों से कैसा बंटवारा? ओहो, आप ना बड़े सीधे हो। ये बंटवारा ना करने की और मिलजुल कर रहने की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। आज आप बंटवारा नहीं करोगे तो कल को चेतन कर लेगा, क्योंकि किसको पैसा नहीं चाहिए? बंटवारा तो होना ही है। आपको अभी ज़रूरत है तो आप कर लो, क्योंकि आपकी ज़रूरत ज़्यादा है। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। हालांकि मुझे बहुत अजीब लग रहा है। कुछ गलत तो नहीं होगा ना? कहीं मेरी वजह से घर टूट ना जाए। अरे कुछ गलत भला क्यों होगा? ये आपका हक है, जो आप बस अपनी ज़रूरत के अनुसार मांग रहे हो, तो भला इसमें गलत क्या हुआ? सोनू को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस बात को अपने माँ बाप के सामने कैसे रखे। लेकिन अगले ही दिन सोनू हिम्मत करके उनके कमरे में जाता है और कहता है, माँ, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ में नहीं आ रहा कैसे कहूँ। अरे तो अपनी माँ से कब से शर्माने लगा है? बोल जो बोलना है। शर्मा नहीं रहा हूँ माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे आप दोनों को बताऊँ। अरे बेटा बोल भी दे, क्या बात है, इतना मत सोच। हाँ बेटा, बताना क्या बात है। मुझे अपना हिस्सा चाहिए। हिस्सा? कैसा हिस्सा? किस चीज़ का हिस्सा? घर का हिस्सा। और किस चीज़ का हिस्सा? अरे तुझे पागल कुत्ते ने काट लिया है क्या? दिमाग तो ठीक है तेरा? कैसी बातें कर रहा है तू? इस घर के हिस्से कभी नहीं होंगे, ये तो तुझे भी पता है। फिर तूने ये सोचा कैसे? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आज नहीं तो कल ये बंटवारा होना ही है। तो अगर आज हो जाएगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और बंटवारा हो जाएगा तो हम दोनों भाइयों में कभी पैसों को लेकर लड़ाई नहीं होगी। वरना आजकल तो भाई भाई लड़ जाते हैं पैसों के लिए। अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं भला आपसे क्यों लड़ूंगा? मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंटवारा हो। बड़ों के बीच में मत बोल। अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू घर के मामलों में बोले। देखते ही देखते वहां पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और बहस होने लगती है। बबीता और सोनू के सिवा कोई भी बंटवारे के हक में नहीं था। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके जाने के बाद आपके दोनों बेटे प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो? तो बेहतर है ना कि पहले ही बंटवारा कर दिया जाए, ताकि सभी लोग हंसी खुशी रह सके। ये सोनू, किसने भड़काया है तुझे? हैं? जो तेरे दिमाग में ये बंटवारे वाली बात है, ये डाली किसने, बता? पिताजी, उससे क्या लेना देना कि मुझे किसने क्या बोला? मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बस मुझे ये बंटवारा करना है। दिख रहा है मुझे किसने तुझे क्या कहा है, लेकिन बेटा तू भी सोच, ऐसे घर का बंटवारा करेगा क्या? रहने दीजिए। अगर इन लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर बहस करने का कोई मतलब नहीं बनता। बंटवारा कर ही देते हैं। ठीक है, जैसा तुम लोग चाहते हो वैसा ही होगा। अब तारा अगले ही दिन वकील को बुलाती है और घर और प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देती है। अरे ये क्या, आपको माँ जी ने कम हिस्सा दिया है? घर का ज्यादा बड़ा हिस्सा चेतन को दे दिया। देख लो, अभी से आपके साथ भेदभाव हो रहा है। नहीं, सही तो है। हम दोनों को आधा आधा हिस्सा ही दिया है, इसमें तो सब सही है। अरे पर आधा कम है आपके लिए, क्योंकि आप बड़े हैं और क्या? और आप सगे बेटे हो। चेतन तो गोद लिया हुआ है। आप अकेले ही इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक है, ना कि चेतन। तो आपको ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? ये सब क्या बकवास कर रही हो? और तुम्हें ये सब किसने कहा कि चेतन मेरा भाई नहीं है? मैंने माँ जी और ससुर जी को खुद अपने कानों से बात करते सुना है। उन्होंने खुद ही कहा कि आप दोनों सगे भाई नहीं हो। ये सुनकर सोनू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन साथ ही उसे बबीता की बात सही भी लगती है कि अगर वो सगा बेटा है तो उसे ज्यादा मिलना चाहिए। मैं अभी जाकर माँ से बात करता हूँ। हाँ बिल्कुल करिए। इंसान को अपना हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जाकर बात करिए। माँ, ओ माँ, माँ आपने ये सही नहीं किया। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहा है? घर का बंटवारा करके भी शांति नहीं मिली तुझे? अब क्या चाहिए? क्या मेरा बंटवारा भी करेगा? बंटवारे में नाइंसाफी हुई है, मुझे और मिलना चाहिए। आपने मुझे कम दिया है। ये तो कैसी बात कर रहा है अपनी माँ से? हमने सब कुछ देख कर ही बंटवारा किया है, बिल्कुल आधा आधा। तो इसमें तुझे गलत कैसे मिल सकता है? जाकर ठीक से देख। वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये गलत है। मुझे ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैं बड़ा हूँ। और क्या?
और आपको भी पता है, फिर भी आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? अरे क्या पता है, साफ साफ बता, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ पता है और मुझे ज्यादा हिस्सा चाहिए, ये मेरा हक है। तुम्हारा हक तुम्हें मिल चुका है। एक तो तुम्हारे कहने से हमने बंटवारा किया और अब तुम्हें उसमें भी ज्यादा चाहिए। चुपचाप चले जाओ यहाँ से। ये गलत है माँ, मुझे मेरा हक चाहिए। हाँ गलत है, जो तुम मांग कर रहा है ना वो गलत है। सोनू पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसका बदला वो अपने छोटे भाई से लेने लगता है। बबीता बाल्टी भरो, मुझे नहाने जाना है। वो बाथरूम में अभी पानी नहीं आ रहा है क्योंकि बाहर खुला हुआ है ना। एकता फर्श धो रही है। अरे बंद करो उसका नल, ये भी मुझे बताना पड़ेगा? इस घर की हर चीज पर पहला हक हमारा है और जो मैं कहूंगा अब वही होगा इस घर में। बबीता सोनू के बताए अनुसार ही करती है। दीदी बस 5 मिनट रुक जाइए ना, मेरा फर्श बस धुल ही गया है। नहीं रुक पाएंगे 5 मिनट, मैं नहाने जा रहा हूं। अरे भैया जरा सा काम बचा है, उसे कर लेने दीजिए ना। तुम तो चुप ही रहो, मैं बड़ा हूं और इस पानी पर पहला हक मेरा है। आपको क्या हो गया है भैया? लो भाई, अब ये रोना शुरू कर देंगे। जरा से बच्चे हैं अभी तक। ये बोलकर सोनू नहाने चला जाता है। चेतन को समझ में नहीं आता कि उसके भैया को अचानक क्या हो गया। दरवाजे की घंटी बज रही है, कोई तो देख लो कौन आया है। मैं देखता हूँ। बिजली का बिल आया है माँ। कितना है बेटा? 7,000। 7,000? तुम लोग कितनी फिजूल खर्ची करते हो? अरे हमने कौन सी फिजूल खर्ची कर दी भैया, हम भी उतनी ही बिजली इस्तेमाल करते हैं जितनी आप लोग करते हैं। मुझे मत सिखा, मैं जानता हूं तू और तेरी बीवी दोनों पंखा लाइट सब जलता छोड़ देते हो, तेरी वजह से इतना बिल आया है। अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, लड़ क्यों रहे हो? इसलिए लड़ रहे क्योंकि जिसकी वजह से इतना बिल आया है वही बिजली का बिल भरेगा। मैं 2500 से ऊपर नहीं दूंगा। अरे ये क्या बात हुई? बिजली के बिल को लेकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तारा उनकी लड़ाई को बड़ी मुश्किल से शांत कराती है। आज बुआ आ रही है तुम लोगों की। अच्छा, तो क्या बनाना है उनके लिए? तुम क्या बनाओगी? एकता को बनाने दो, तुम बड़ी हो, तुम उनके साथ बैठकर बातें करना। तेरा दिमाग तो खराब ही हो गया है, अब अपनी बीवी के कान भर रहा है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। हाँ एकता तुम ही कर लेना, कम से कम बुआ के सामने शांति तो बनी रहेगी। तो तू कहना क्या चाहता है? मैंने इस घर की शांति भंग कर रखी है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भैया। अरे अब बस भी करो तुम दोनों, तब से कुछ नहीं बोल रहा हूं तो बस लड़े जा रहे हो, लड़े जा रहे हो। पर पापा मैंने तो कुछ। चुप हो जा। सोनू के मन की नफरत उन सबको दिख रही थी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके पीछे की वजह क्या है। मेरा 500 का नोट गिर गया था, किसी ने देखा है क्या? नहीं तो बेटा मैंने नहीं देखा। भैया आपने तो नहीं देखा? अगर देखा होता तो मैं वापस ना कर देता। नहीं मतलब मुझे लगा कि। क्या लगा? कि मैंने अपना समझ कर रख लिया? चल मान ले मैंने अपना समझ के रख भी लिया, तो आज से पहले मैंने तेरे ऊपर कितने पैसे खर्च करे हैं याद है? अगर वो हिसाब मांगने पर आ जाओ ना तो तेरे जाने कितने महीने की सैलरी लग जाएगी। बस बहुत हो गया, हर बात पर सुनाते रहते हो। आज पैसों का एहसान जताने लगे। बता दीजिए कितने खर्च किए हैं, अगर चाहिए तो मैं वो पैसे सूद समेत वापस कर देता हूँ। रहने दे, तेरे बस की नहीं है। जितना हिस्सा मेरे हक का था वो तो मुझे मिला नहीं। किस हक की बात कर रहे हैं आप? सिर्फ बड़े होने की वजह से आपको ज्यादा हिस्सा मिल जाना चाहिए। ऐसे तो फिर मैं आपसे छोटी नौकरी करता हूँ, आपसे गरीब हूँ, तो उस हिसाब से मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। हाँ, मुझे जरूरत भी ज्यादा की है। मेरा मुंह मत खुलवाओ वरना अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक और ऐसे ही उनके बीच में बहस चलती रहती है और फिर एक दिन सोनू गुस्से में आकर वो बात बोल देता है जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। माँ और पिताजी ने तुझे जितना दे दिया है ना, उसके लिए तुझे उनके पैर धोकर पीने चाहिए। क्योंकि तेरा अधिकार तो उतने पर भी नहीं है, क्योंकि तू उनका सगा बेटा नहीं है, गोद लिया हुआ है। जबान संभाल कर बात करो भैया, कुछ भी मत बोलो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, यकीन नहीं है तो पूछ ले माँ से। माँ क्या भैया सही कह रहे हैं? मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ।
अरे नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। बकवास ना करो तुम लोग, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए इसका, मैंने तो आज तक नहीं देखा। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात पर यकीन करो। मुझे आपकी बात पर यकीन है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए और भैया का मुंह बंद कराने के लिए एक बार दिखा दीजिए ना। तारा और हरीश उसको बर्थ सर्टिफिकेट दिखाने के लिए राजी नहीं होते, इसलिए वो जबरदस्ती खुद ही ढूंढने लगता है। उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसी के साथ मिलता है एक और कागज का टुकड़ा। लो, मिल गया मेरा बर्थ सर्टिफिकेट। आप झूठ बोल रहे थे। और ये इसके नीचे तूने क्या पकड़ा हुआ है, दिखा जरा। चेतन बेटा, ला वो मुझे दे दे, तुम लोगों के काम की चीज नहीं है। नहीं, मुझे देखना है, 1 मिनट। ये तो अडॉप्शन सर्टिफिकेट है, पर ये किसका है? इस पर तो मेरा नाम, मैं अडॉप्टेड हूं। नहीं बेटा, मैं अडॉप्टेड हूं। नहीं मेरे बच्चे, मैं अडॉप्टेड हूं, मतलब चेतन सगा है और मैं बाहर का हूं। नहीं मेरे बच्चे, तू मेरा सगा बेटा है। सोनू तारा के पैरों में गिर पड़ता है और रोते हुए उससे माफी मांगने लगता है। मैं अब तक सोच रहा था कि आपने चेतन को गोद लिया है, इसलिए मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, पर मुझे क्या पता था कि मैं ही गोद लिया हुआ हूँ। मैं इतने समय से आपको परेशान कर रहा था और आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने मुझे मेरी सही जगह क्यों नहीं दिखाई? अरे पागल, तू अपनी सही जगह ही है। तू भले मेरा खून ना हो, लेकिन मैंने तुझे अपना दूध पिलाया है। तू मेरे लिए चेतन से कम नहीं है। सोनू को इस हालत में देखकर बाकी सब लोग भी इमोशनल हो गए थे। उनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कल भी आपका छोटा भाई था और मैं आज भी आपका छोटा भाई ही हूँ। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैंने माँ जी और पिताजी की बात सुनकर ये अंदाजा लगा लिया कि चेतन को गोद लिया गया है। अब जो हो गया सो हो गया। अब पिछली सारी बातें भूल जाओ और मिलजुल कर रहो। उस दिन के बाद से वो लोग वापस मिल जाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। मोनिका अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में बड़ा बेटा रजत और बहू पारुल और छोटा बेटा संजय और बेटी सोनिया रहा करते थे। ओहो माँ, कहाँ हो आप? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चीख रही हो? देख लो, रजत भैया मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या रे रजत, क्यों परेशान कर रहा है अपनी छोटी बहन को? माँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और सोनिया कह रही है कि मुझे कॉलेज छोड़ के जाओ। हाँ माँ, बताओ इस पे क्या गलत कहा मैंने? भैया को जाना भी तो उसी रास्ते से है। बेटा देख, तेरी बाइक पे पेट्रोल तो उतना ही लगना है, जा ले जाना अपनी बहन को। माँ, लेकिन मुझे आज जल्दी जाना है। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। एक बार के पेट्रोल के खर्चे में 2 लोग चले जाओगे, पैसा ही तो बचेगा। जा अब ले जा इसको। रजत ये सुनकर कुछ सोचता है और माँ से छुपाकर कुछ पैसे सोनिया को दे देता है। ये ले अब, और चुपचाप अपनी सहेली के साथ कॉलेज चली जा। भाभी के साथ ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ, इसीलिए तो तुझे जाने को मना कर रहा था। अब मैं जा रहा हूँ, माँ को तू संभाल लियो। अरे भैया पहले बता देते ना। रजत वहाँ से चला जाता है। तभी मोनिका कहती है, अरे कहाँ गया अब ये लड़का? माँ, भैया चले गए, उनको कोई ज़रूरी काम था। अरे कोई नहीं ना, मैं चली जाऊंगी। हाँ तू चली तो जाएगी, लेकिन उसका क्या है जो पैसे बचते थे, हैं? अब वो पानी की तरह बहा कर आएगी तू। अरे माँ, आप चिंता मत करो, फालतू खर्चे नहीं होंगे, मैं छोड़ आऊँगा। और तू इसके कॉलेज किस काम से जा रहा है? अब कुछ नहीं माँ, पारुल को शॉपिंग करनी थी तो वहीं के एक मॉल में जा रहे हूँ। हे भगवान, जब घर की लक्ष्मी ही घर में आग लगाने के काम करेगी तो बरकत कैसे होगी? अरे माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? अरे मॉल में कपड़े के दाम 10 गुना ज़्यादा होते हैं। ये जानते हुए भी अगर बहू मॉल से शॉपिंग करने जा रही है तो तेरे ही पैसों में आग लगा रही है ना। अजी रहने दो ना, मन भर गया अब शॉपिंग का। ऐसा कहकर पारुल पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। रमन जाकर पारुल से कहता है, पारुल देखो, माँ की बातों का बुरा मत मानो। माँ ने 1-1 रुपया जोड़कर हमें बड़ा किया है, इसलिए वो पैसों के बारे में बहुत सोचती है। वो ठीक है, लेकिन इतना कंजूस होना भी तो ठीक नहीं होता। मैं माँ से बात करूँगा ना।
रमन क्या, कोई भी मोनिका को कितना भी कह ले, वो कंजूसी नहीं छोड़ती। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और रजत अपनी माँ को नमिता के बारे में बता देता है। रजत और नमिता की शादी की बात करने नमिता के पापा मोहन मोनिका के घर आते हैं। भाई साहब, लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। जी हमें भी मंजूर है, अब तो आप बस शादी की डेट निकलवा दीजिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे ने आपकी बेटी को जो अपनी बाइक पे घुमाने के चक्कर में पेट्रोल उड़ाया है वो तो वापस कर देंगे ना। मोनिका की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। तभी रमन हंसते हुए कहता है, वो माँ की मजाक करने की आदत है। अच्छा मजाक। कुछ ही दिन में रजत और नमिता की शादी हो जाती है और शादी के बाद सभी पड़ोसन मुंह दिखाए के लिए मोनिका के घर आते हैं। अरे मोनिका बहन, बेटे की शादी तो कर दी, कोई पार्टी वार्टी ही दे देती, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय कर लेते। हाँ तुमने सही कहा रामा, मोनिका तो सूखे सूखे निकाल रही है बेटे की शादी करके। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारी बहू को ना पार्टी वार्टी पसंद नहीं है, उसी ने मना कर दिया था, वरना मैंने तो बहुत शानदार पार्टी का सोचा था। लेकिन अब आजकल के बच्चों का क्या कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हमें मत बता, हम सब जानते हैं किसने मना किया होगा पार्टी का। अब जल्दी से जा और बहू को ले आ, मुँह दिखाई भी तो करनी है। हाँ बुला रही हूँ ना। अरे पारुल बहू, ज़रा नई बहू को तो ले आओ। पारुल नमिता को ले आती है और सभी पड़ोसन ने एक एक करके मुंह दिखाई करके शगुन नमिता के हाथ में देने लगती है। अरे वाह मोनिका, तू तो एकदम चांद का टुकड़ा ढूंढ कर ले आई है, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। अरे बहू एक बात तो बता, तूने अपनी सास को पार्टी देने से क्यों मना कर दिया? भला हम भी नाच लेते तेरी शादी में, तूने वो भी नहीं करने दिया। लेकिन आंटी जी, मैं क्यों भला मना करने लगी? अरे आंटी भाभी थक गई है, इसलिए उनको ना याद नहीं है। तेरी भाभी को याद नहीं है या तेरी माँ ने फिर एक बार कंजूसी कर ली पार्टी देने में। अरे काहे की कंजूसी, अभी मैं तुम सबका मुंह मीठा करवा देती हूँ। इतने में ही पारुल मोनिका को आवाज़ देती है, माँ जी किचन में आइए ना, काम है। आप लोग बैठ के बात करो, मैं अभी आई। मोनिका किचन में आती है। माँ जी, मीठे में रसगुल्ले हैं, वो ले जा रही हूँ। अरे पागल है क्या बहू, कम से कम थोड़ा हमारी इज्जत का भी सोचा करो। माँ जी आप कहो तो समोसे और कचौरी मंगा लूँ? अरे ये क्या बोल रही है, तू तो मुझे लुटवा के रहेगी। माँ जी आप ही बता दो क्या दूँ नाश्ते में? तुम बस चाय बना कर दे दो। पर माँ जी दूध नहीं है, चीनी नहीं है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, बाहर से मत ला, वरना खाने के लिए भी लाना पड़ेगा। एक काम कर, मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर आकर बोल देना गैस ख़त्म हो गई है, ताकि मैं संभाल लूँगी। ऐसा कहकर मोनिका बाहर पड़ोसन के पास चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब पारुल आती है तो मोनिका कहती है, अरे बहू जल्दी से चाय ले आओ बेटा, कितना टाइम लगेगा? और माँ जी चाय तो बस बनाने ही वाली थी कि गैस ख़त्म हो गई, अब क्या करूँ? अरे कोई नहीं, एक काम कर, जाकर रमा बहन के घर पका ले चाय। अब जल्दी जा, देर मत कर। क्या रमा बहन, ऐतराज़ तो नहीं है ना? ठीक किया ना मैंने? जी मोनिका बहन, ठीक ही किया आपने। पता ही था मुझे कि इस कंजूस से पानी का गिलास तो दिया नहीं जाता, चाय क्या खाक पिलाएगी। एक नंबर की कंजूस है ये। पारुल खाली पतीला ले जाकर रमा के घर जाती है और उनका ही सामान इस्तेमाल करके चाय बनाकर ले आती है। अरे बहू कितनी देर कर दी तूने, थोड़ा जल्दी जल्दी काम किया कर। देख मेहमान कब से इंतज़ार कर रहे हैं, इन्हें अपने घर भी तो जाना होगा ना। अच्छा मोनिका, बात में करियो, पहले चाय तो पिला दे। पारुल सभी को चाय देती है और चाय पीते ही रमा कहती है, क्या बात है बड़ी बहू, तुम्हारे घर वही चाय पत्ती इस्तेमाल होती है जो हमारे घर है? नहीं आंटी, हमारे घर तो दूसरी चाय पत्ती। अरे बहू तू अंदर जाकर काम करना। रमा बहन जी, हम भी वही चाय पत्ती इस्तेमाल कर रहे हैं, चाय बहुत कड़क बनती है ना। क्या हुआ भाभी, आप उखड़ी हुई क्यों हो? माँ ने फिर से कुछ किया क्या? देखो ना, माँ जी ने रमा आंटी के घर का सामान इस्तेमाल करके चाय उनके ही घर बनवाई। आंटी जी को अगर अभी मालूम हो जाता तो सभी के सामने कितनी बेइज्जती होती। सभी जानते हैं कि माँ जी बहुत कंजूस है, लेकिन आज उनकी ये आदत मेरी भी बेइज्जती करा देती। भाभी परेशान होने से क्या होगा, माँ किसी की सुनती है क्या? तभी बाहर बैठी औरतें मोनिका से कहती हैं, अरे मोनिका, अब कुछ मुंह मीठा तो करवा, ताकि हम सब भी अपने घर निकले।
हाँ, और दिखा तो सही बहू के मायके से क्या क्या आया है मीठे में। अरे बहू के मायके से कुछ नहीं आया, मैंने तो लेने को ही मना कर दिया था ना। और तुम सबका मुंह तो मीठा हो ही गया है। हैं? हमारा मुंह कब मीठा किया तूने? अरे अभी चाय तो पिलाई थी सबको, उसमें भी तो मीठा था, तो हो गया ना मुंह मीठा। मोनिका की कंजूसी देखकर सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। माँ जी, आपने झूठ क्यों कहा कि मेरे मायके से कुछ भी नहीं आया? अगर झूठ नहीं बोलती ना तो ये औरतें बहुत चटोरी है, सब खा जाती और डकार भी नहीं लेती। लेकिन माँ, ये सब खाने के लिए ही तो है, अगर वो सब खा भी लेती तो क्या दिक्कत थी? अच्छा, तो तुम लोग क्या खाते? अब कम से कम इतना खाना है कि 4-5 दिन खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, एक तीर से 2 निशान लगा लिए मैंने। वो कैसे माँ? मैं बताता हूँ। पहला ये कि खाना लाने और बनाने में लगने वाला पैसा बच गया, और फालतू में कुछ भी पड़ोसियों को नहीं दिया, तो बचत ही बचत है ना माँ। हाँ हाँ, अब तुम लोग भी मुझे लालची और कंजूस बोलो, पूरी दुनिया तो बोलती है, अब तुम भी बोलो। अरे ये सब मैं अपने लिए नहीं करती, मैं तो अपना गुजारा 4 साड़ियों में भी कर लेती हूँ। आज तक जो भी किया है तुम सब के लिए किया है मैंने। अरे माँ, गुस्सा क्यों कर रही हो? भैया तो मजाक कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं और आस पास की पड़ोसन बैठकर बातें कर रही थी। अरे तुम्हें मालूम है, वो अपनी मोनिका बहन है ना, महा कंजूस है। उस दिन क्या बोला उसने कि बहू के मायके से कुछ नहीं आया। अरे मैंने खुद देखा था, टंकी भर भर के मीठा आया था। हाँ, लेकिन नाम के लिए भी उसने एक लड्डू तक नहीं दिया। पता नहीं इतने सारे लड्डू का क्या करेगी, क्योंकि खा तो पाएगी नहीं। अरे कंजूसन है, क्या पता खा भी जाए। इतने में ही सामने से मोनिका इन सभी के पास आती है और मिठाई के 2 डब्बे देकर कहती है, अरे वाह, आप सभी एक साथ ही यहीं मिल गए। ये लो, बहू के मायके से आया है तो सोचा आपको भी दे दूं। हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे। आपको कितना ध्यान रहता है अपने पड़ोसियों का। अरे आप तो मेरा परिवार हो। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। मोनिका ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। कमला मिठाई का डब्बा खोलते खोलते कहती है, अरे हम लोग मोनिका बहन को कितना गलत समझ रहे थे, और वो देखो हम सबको एक नहीं 2-2 मिठाई के डब्बे देकर गई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। लाओ, मुझे भी खिलाओ मिठाई। रमा कमला के डब्बे से मिठाई उठाकर खा लेती है और तुरंत ही ज़मीन पे थूक देती है। अब समझ में आया, आखिर इस कंजूसन ने इतनी सारी मिठाई क्यों दी। क्या हुआ, तुमने मिठाई ऐसे क्यों थोक दी? अगर ये मिठाई खा लेती ना तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ता। मिठाई सड़ चुकी है, कीड़े पड़ गए हैं, तब ये हमें मिठाई बांट रही है। अब तो हमें मोनिका को सबक सिखाना ही होगा। इससे भी तो मालूम होना चाहिए ना कि कंजूस क्या होता है। मोनिका से नाराज़ होकर दोनों प्लान बनाती है और अगले दिन अपने घर किटी पार्टी रख लेती है और मोनिका के घर जाकर कहती हैं, मोनिका बहन, कल मेरे घर किटी पार्टी है। सुबह सुबह तो नाश्ता तुम मेरे यहाँ ही करना, और अपनी बहुओं को भी ले आना, सबसे मिलवाना भी तो है। ऐसा कहकर कमला वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर मोनिका अपनी बहुओं से कहती है, बहू आज तुम हम तीनों का खाना मत बनाना। क्यों माँ जी, कोई व्रत है क्या? अरे नहीं बेटा, कमला आंटी के घर किटी पार्टी है, तो यहाँ क्यों खाना, सीधा उनके घर ही खाएंगे, अपने घर का खाना भी बच जाएगा। लेकिन माँ जी। अरे लेकिन कुछ नहीं, जल्दी रेडी होकर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन अब तो जो भी खाऊंगी पार्टी में ही खाऊंगी। दोनों बहुएं ना चाहते हुए भी अपनी सास के साथ पार्टी में जाती हैं, जहां उनके आते ही रमा घर के मेन दरवाजे पे ताला लगा देती है। आज की पार्टी का थीम ये है कि जो भी आज सबसे पहले इस दरवाजे से बाहर गया, अगली पार्टी वो अपने घर पे देगा। चलो अच्छा है, आज पूरा दिन यहाँ रहूँगी और पेट भर के खाऊंगी, और अगली पार्टी भी मुझे नहीं देनी पड़ेगी। थोड़ी देर तो सब ठीक चल रहा था, सभी नाच रहे थे, मस्ती कर रहे थे, लेकिन मोनिका से अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अरे रमा बहन, खाना कब तक लग जाएगा, बोलो तो मैं मदद करवा दूँ। अरे नहीं, मेहमान हो आप तो मज़े करो, मैं देख कर आती हूँ खाना बनाने में कितना वक्त लगेगा। ऐसा कहकर रमा किचन में जाती है, जहाँ मोनिका के परिवार को छोड़कर बाकी सभी एक एक कर खाना खाने आ रहे थे। क्या हो गया रमा, अब तक तो भूख से बेहाल हो गई होगी मोनिका। हाँ, कुछ देर में अगर खाना नहीं मिला तो दरवाज़ा तोड़कर चली जाएगी अपने घर। अरे नहीं जाएगी, इतनी कंजूस है, अपने घर का भी पार्टी नहीं देगी, चाहे भूख से मर क्यों ना जाए।
बात तो तुम सही कह रही हो, चलो देखते होता क्या है। और सुबह से दोपहर हो गई थी और अभी तक तीनों ने खाना तो छोड़ो पानी तक नहीं पिया था। भूख से परेशान मोनिका कमला से कहती है, कमला बहन, खाना बनाने में और कितना वक्त लगेगा? कौन सा खाना? अरे वही जो तुम बना रही थी। मैं कोई खाना नहीं बना रही थी, वैसे भी हम सब तो घर से खा कर आए हैं और खाने का इंतज़ाम तो रात का था। पार्टी में खाना तो रात को मिलेगा। अरे ये तुम क्या कर रही हो? रात तक तो बिना खाए मैं मर जाऊंगी। तुम जल्दी से ये दरवाज़ा खोलो, मैं जा रही हूँ अपने घर। अच्छा ठीक है, दरवाज़ा तो खुल जाएगा, लेकिन अगली पार्टी तुम्हारे घर में होगी, मंजूर है ना? अरे ये कैसी बात हो गई? एक तो तुमने बताया नहीं कि पार्टी में खाना रात का है, मैं खाली पेट चली आई और अब तुम मुझे जाने भी नहीं दे रही हो। कैसे कंजूस हो तुम सब, जो मेरी परेशानी का फ़ायदा उठा रही हो? हम कंजूस? अरे बस भी करो मोनिका बहन, खराब लड्डू तुम हमें देकर गई थी, जिसको खाते ही कोई भी बीमार पड़ जाए। मीठा बोलकर चाय पिला दी और हम कंजूस है। आंटी जी माना माँ जी ने गलत किया, लेकिन आप लोग अब उन्हें नीचा दिखाकर गलत कर रही हो। चलो माँ जी यहाँ से, हमें किसी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना है। दोनों बहुएं अपनी सास को वहाँ से ले जाती है। घर आती ही मोनिका गुस्से में कहती है, ये क्या किया तुम दोनों ने? कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुम दोनों ने। चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से। दोनों दुखी होकर चली जाती हैं। ये क्या दीदी, माँ जी उल्टा हमें ही सुना रही है। ये भी ना कुत्ते की दुम है, जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी कंजूसी ऐसे नहीं जाने वाली। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये कंजूसी वाली आदत छोड़ दे। अगले ही दिन मोनिका सुबह सुबह बहुओं से कहती है, ये लो सब्जी और पूरी, आज खाना मत बनाना, ये खा लेना सभी। जी माँ जी, भंडारे से लेकर आई हो आप ये सब्जी पूरी? अरे नहीं नहीं, किसी की 13वीं का खाना है तो मैं वहीं खा कर आई हूँ और तुम सबके लिए पैक करवा लिया। खा लो अब तुम लोग भी। पारुल ये देखकर चिढ़ जाती है कि किसी के मरे हुए का खाना उसकी सास खाने को लाई है। तभी उनके घर मोनिका के भाई और भाभी आते हैं। अरे बहू आओ, देखो मेरे भाई और भाभी आए हैं, तुम्हारे मामा मामी। पारुल और नमिता दोनों से मिलते हैं। पारुल बहू एक काम करो, तुम कुछ मीठा ले आओ। पारुल पानी का ग्लास आधा भरकर और एक रसगुल्ले के 4 हिस्से करके सबके सामने रख देती है। बहू ये क्या है, रसगुल्ले फट गए हैं क्या? अरे नहीं माँ जी, वो तो आप ही कहती है ना, मेहमानों को ज़्यादा रसगुल्ले देंगे तो वो ज़्यादा खा लेंगे, तो मैंने एक ही रसगुल्ला दिया 4 हिस्से में, ताकि प्लेट भरी हुई लगे ना। हाँ बहू, प्लेट तो बहुत भरी हुई है। अच्छा इसको रहने दो, तुम जाकर कुछ गर्मा गर्म खाने को बना लाओ। पारुल वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद नमिता आवाज़ देती है, माँ जी खाना लग गया है, आ जाइए। मोनिका अपने भाई और भाभी को टेबल पर ले जाती है, जहाँ सामने खाना रखा था। मोनिका का भाई चमचे से सब्जी उठाता है खाने के लिए, तो चम्मच में सिर्फ पानी ही पानी आ रहा था। ममिता ये कैसी सब्जी बनाई है, इसमें सिर्फ पानी है, आलू कहाँ है? मैंने कुछ नहीं किया, ये वही सब्जी है जो आज आप सुबह किसी की 13वीं से लेकर आई थी ना, तो मैंने इसे ज़्यादा करने के लिए पानी मिला दिया। मोनिका तेरी बहू ये पागल हो गई क्या? 13वीं का खाना खिला रही है। ये तुम दोनों को क्या हो गया है? हम तो वही कर रहे हैं जो आप हमेशा करती हो, फालतू खर्चे बचाना। हाँ लेकिन कभी कभी इन खर्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हम भी आपको यही बताना चाहते हैं माँ जी, कि बचत करना ठीक है, लेकिन कंजूसी करना नहीं। आपने पहले तो किसी भी पड़ोसी को कोई मिठाई नहीं दी और उल्टा मना भी कर दिया, लेकिन अब जब मिठाई ख़राब हो गई तो आपने सबको दे दी। लेकिन अगर वो मिठाई से कोई बीमार पड़ जाता तो? अब मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि कंजूसी से कोई बचत नहीं होती है। अरोरा परिवार में उनके घर की सबसे बड़ी बहू का स्वागत आज बड़े ही धूमधाम से किया गया है। दिव्या और आकाश की शादी को लेकर घर में सब लोग काफ़ी खुश थे। अरे बधाई हो कावेरी, आखिर तुम्हारे घर में भी बहू आ गई। हाँ भाई हाँ, आप सबको भी बधाई हो। आओ आओ, दुल्हन से तो मिल लो। हाँ हाँ चलो, बहू की मुंह दिखाई करते हैं। माँ जी ये सब आप कल कर लीजिएगा, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अरे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस सब लोग तुम्हें देख लेंगे और आशीर्वाद दे देंगे। नहीं नहीं नहीं, इन सब में बहुत वक्त लग जाएगा, मुझसे ये सब नहीं होता, आप ये कल कर लीजिएगा ना। थोड़ी देर बैठ जाओ ना, सब लोग आए हैं पड़ोस से तुम्हें मिलने के लिए। तुम्हें बैठना हो तो बैठो, मैं जा रही हूँ। अरे सुनो तो। पर दिव्या तो बिना सुने चली जाती है। लगता है बहुत थक गई है, आजकल की लड़कियां ना कमज़ोर होती है एकदम। आप लोग बैठिए, मिठाई खाइए।
कावेरी, तेरी बहू तो बहुत ही तेज तरार है, हमसे आशीर्वाद भी नहीं लिया और मुंह उठाकर चल दी। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो शादी में बहुत थक गई है ना, बस इसलिए। हाँ भाई ठीक है, अब इसकी बहू है, ये जाने कि क्या करना है क्या नहीं। अरे आप लोग बैठिए ना, मैं मिठाई लाती हूँ। अब जिसको देखने आए थे वो तो चली गई, हम बैठकर क्या करेंगे कावेरी? हाँ हम भी चलते हैं, जब वो अच्छे मूड में हो ना तब बता देना, ठीक है? हम आशीर्वाद देने आ जाएंगे। अरे ऐसे मत कहो, तुम दोनों रुको, मैं मिठाई लेकर आती हूँ। दिव्या के ऐसे चले जाने से आसपास की सभी औरतें बातें बनाने लगी थी और कावेरी को भी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। लेकिन कावेरी ने दिव्या से कुछ नहीं कहा। लेकिन दिव्या का ऐसा बर्ताव आकाश को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने कमरे में जाकर दिव्या से इस बारे में बात की। यहाँ बैठकर भी तुम फ़ोन ही चला रही हो ना, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाती तो। देखिए, मुझे बहुत थकान हो रही थी, इसलिए मैं चली आई, और वैसे भी मेरी कोई इच्छा नहीं थी उन औरतों के बीच में बैठने की। थोड़ी देर बैठ जाती तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। माँ को कितना शर्मिंदा होना पड़ा तुम्हारी वजह से। अरे पता नहीं ये सारे लड़के माँ माँ के गुण क्यों गाते रहते। देखो, अब हमारी शादी हो गई है, आपको मेरी खुशी का ख्याल होना ज़रूरी है, समझे आप? मैं जानता हूँ हमारी शादी हो गई है, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें भी बहू के फ़र्ज निभाने चाहिए। देखिए, मुझे ना ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अपनी माँ की वजह से मुझसे लड़े। मैं माँ की वजह से तुमसे नहीं लड़ रहा हूँ, तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी आज। अच्छा, मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है? और अब मुझे नींद आ रही है, मुझे और कुछ नहीं सुनना। दिव्या ने आकाश की बात को गलत समझते हुए काट दिया। लेकिन ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी। अब आए दिन दिव्या कुछ न कुछ ऐसा करती जिससे आकाश और उसके बीच कहासुनी हो जाती थी। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मत जाओ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि तुम मुझे बता कर तो जाती। मेरी तुमसे शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी गुलाम हो गई हूँ, कि मुझे तुम्हें सब कुछ बता कर चलना पड़ेगा। अरे इसमें गुलामी की बात कहाँ है? हम दोनों पति पत्नी हैं, एक दूसरे से बातें शेयर करना गुलामी कब से हो गई? मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मेरे दोस्त लड़के हैं ना, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है ना। हम आज के ज़माने में जीते हैं, मेरी भी कई दोस्त लड़कियां हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, समझी? और ना ही मेरी मानसिकता इतनी छोटी है। मैं तो बस तुमसे इतना कह रहा हूँ कि बता कर जाती तो अच्छा रहता, ऐसे बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। मेरी तो ज़िंदगी खराब हो गई है तुमसे शादी करने के बाद। अपने मायके में कहाँ मैं राजकुमारी की तरह रहती थी, और यहाँ तुमने मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है। किस हिसाब से तुम खुद को नौकरानी कह रही हो? हाँ, माँ ने आज तक तुमसे कभी ज़्यादा काम नहीं करवाया, उल्टा वो खुद इस उम्र में तुमसे ज़्यादा काम कर लेती है। हाँ, बस सारा दिन माँ माँ के गुण गाते रहो। तुमसे ना बात करना ही बेकार है सच में। अरे तो मत करो ना, किसने कहा है मुझसे बात करने के लिए? मेरे पास बहुत है बात करने वाले। जो करना है करो। आकाश और दिव्या की शादी में कुछ भी ठीक नहीं था। शायद शादी के पहले दिन से ही उनके बीच में ना तो प्यार पनप पाया था और ना ही कोई लगाव। आकाश ने अपने रिश्ते को बचाने की जब जब कोशिश की, तब तब दिव्या ने उसे दुखी कर दिया, जिससे अब उनके बीच शादी को आगे बढ़ाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी। दिव्या, मैंने यहाँ पैसे रखे थे, कहाँ गए? मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ले लिए। अरे मुझसे पूछ तो लेती एक बार, वो मेरे नहीं ऑफिस के पैसे थे, मेरे बॉस ने मुझे संभाल कर रखने के लिए दिए थे। हाँ, वही मैं सोचूं, तुम जैसे कंगाल के पास इतने पैसे आए कहाँ से? अपनी ज़बान संभाल कर बात किया करो दिव्या, और जितने पैसे लिए वो सब वापस करो जल्दी। वो सब तो खर्च हो गए, नहीं है मेरे पास अब। क्या? सारे पैसे खर्च कर दिए? ऐसा तो तुमने क्या लिया है जो सारे पैसे खर्च कर दिए? अब एक एक पैसे का हिसाब दूं क्या तुम्हें? 20,000 रुपये थे यहाँ, 1-2 रुपये नहीं था जो तुमसे हिसाब ना मांगू। बताओ मुझे, कहाँ खर्च किए तुमने? पता नहीं मेरे पापा को भी क्या सूझी थी जो उन्होंने मेरी शादी तुम जैसे कंगाल इंसान से करवा दी। मेरी ज़रूरत तो पूरी नहीं कर सकते, आए मुझसे हिसाब मांगने। एक तो तुमने चोरी की है, मेरे पैसे ले लिए, और ऊपर से ऐसा बर्ताव कर रही हो मेरे साथ। अगर मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले ही कह दिया होता, मैं इस तरह रोज रोज दुखी तो ना होता। मैंने पापा के कहने पर तुमसे शादी की है, वरना तुम जैसे इंसान को तो मैं घास भी ना डालूं। हाँ देखो, अब ना तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। पहले तो तुम मुझे वो पैसे दो, मेरे बॉस को देने हैं मुझे पैसे। अरे नहीं है मेरे पास पैसे, मेरे दोस्त को जरूरत थी तो मैंने दे दिए उसे। ऐसा कौन सा है तुम्हारा दोस्त जिसे तुम इतने पैसे देती रहती हो?
तुम्हें क्या मतलब है उससे? तुम जैसे इंसान के साथ मुझे रहना ही नहीं है। तुम्हें क्या मेरे साथ नहीं रहना? अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस मुझे तलाक चाहिए तुमसे। हाँ तो ले लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जा रही हूँ मैं। चली जाओ, जहाँ जाना है जाओ, और फिर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना ज़िंदगी में मुझे। तुमने जितना मुझे दुख दिया है ना, शायद ही मैं कभी इस चीज़ से उभर पाऊंगा। आकाश और दिव्या ने आखिर अपना रिश्ता ख़त्म कर ही लिया। वैसे भी उस रिश्ते में कभी प्यार और लगाव तो था ही नहीं, इसलिए शादी का होना ना होना एक बराबर ही था। लेकिन इस चीज़ ने आकाश के मन पर बहुत गहरा असर डाला, जिस वजह से अब वो दूसरी बार किसी भी रिश्ते में बंधने के लिए तैयार ही नहीं था। आकाश, ऐसे कैसे चलेगा बेटा? तेरी शादी को टूटे 1 साल से ऊपर हो गया है। कितने रिश्ते आए तेरे लिए, तू मानता क्यों नहीं? माँ, मैं उस चीज़ से अभी तक उभर ही नहीं पाया हूँ, और क्या उम्मीद है कि मेरी दूसरी शादी में मुझे दुख नहीं मिलेगा? बेटा, जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम उम्मीद लगाना ही छोड़ दें। मैं मानती हूँ कि तेरी पहली शादी में तुझे कोई भी सुख नहीं मिला, लेकिन उम्मीद तो नहीं छोड़ सकते ना। माँ, मुझे नहीं लगता कि मैं एक और शादी के लिए अभी तैयार हूँ। आकाश, अब मेरी भी उम्र हो गई है, मेरी तबीयत भी खराब रहती है। अब मुझसे ये घर नहीं संभलता बेटा। एक बार तेरा घर बस जाए तो मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगी। माँ, मैं आपकी चिंता को समझता हूँ, लेकिन अब मना मत कर बेटा, तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़की की सगाई टूटी हुई है, लेकिन लड़की बहुत अच्छी है। तेरी गांव वाली मौसी ने रिश्ता भेजा है, तो कहे तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं? ठीक है माँ, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो मैं आज ही तेरे रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती हूँ। आकाश ने अपनी माँ की चिंता को देखते हुए दूसरी शादी करने के लिए हामी भर दी, लेकिन वो अभी तक मन से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। माँ, शादी से पहले मैं एक बार लड़के से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आज ही मौसी से कहती हूँ कि तुम दोनों की मुलाकात करवाए। ठीक है माँ। लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ज्योति से कुछ ऐसा मत कह देना कि उसका दिल दुख जाए या ये शादी टूट जाए। माँ, मैं इस दूसरी शादी को करने से पहले ज्योति से सब कुछ साफ साफ बात करना चाहता हूँ, जिससे उसे बाद में कोई पछतावा ना हो। ठीक है, मैं मौसी जी से कहती हूँ कि ज्योति हमारे घर भेज दे, जिससे तुम दोनों अकेले में बात कर सको। आकाश के कहने पर कावेरी ने ज्योति और आकाश की मुलाकात करवा दी। देखो ज्योति, मैं ये शादी करने से पहले तुमसे साफ साफ कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तुम उसके बाद ही फैसला करना कि तुम्हें ये रिश्ता निभाना है या नहीं। जी कहिए। मेरी पहली शादी में बहुत दिक्कतें थी, इसीलिए मैं आज तक उस शादी के ज़ख्मों को भूल नहीं पाया हूँ। हो सकता है शादी के बाद भी मुझे इस शादी को निभाने में वक्त लग जाए। मैं समझ सकती हूँ आपकी बात को, मेरी भी सगाई टूट चुकी है। सगाई टूटने और शादी टूटने में फ़र्क होता है। अगर तुम ये शादी अपने माता पिता के दबाव में कर रही हो तो मत करो प्लीज़। मैं ये रिश्ता किसी के दबाव में नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से आपसे शादी के लिए तैयार हुई हूँ। तो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी। शादी के बाद भी आप अपना वक्त ले सकते हैं। आकाश ने ज्योति से बात करने के बाद अपनी दूसरी शादी के लिए हामी भर दी, लेकिन वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बस आकाश के साथ भी वही हो रहा था। अरे बधाई हो कावेरी, आज तो तेरे घर में दूसरी बहू आई है। अरे रे, बहुत बुरा हुआ हमारे आकाश के साथ। उसकी पहली शादी टूट गई, लेकिन चलो अब जो हुआ सो हुआ। तेरी नई बहू तो आ गई। अब जान के चल यहाँ से, इस बहू को भी ऊपर आराम करने जाना होगा ना। चल चल। आपसे कहा था ना कि इन लोगों को मत बुलाना, अब फिर से ताने मारेंगे आपको। अरे मैंने नहीं बुलाया, खुद ही आ गई है दोनों। वो क्या है ना, बहू थक गई होगी इसलिए। अरे नहीं, आंटी जी आप लोग बैठिए ना, मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ। आइए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अरे वाह, हाँ हाँ आते हैं हम। अरे ये तो बहुत सुंदर है कावेरी, है ना? आंटी जी आप बैठिए, मैं आपके लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। हाँ हाँ बहू जा। कावेरी, तेरी नई बहू तो काफ़ी समझदार है, घर में आए मेहमान का स्वागत कैसे करते हैं खूब जानती है। हाँ सच में, अब मैं निश्चिंत हूँ आकाश को लेकर।
ज्योति ने आते ही कावेरी का दिल जीत लिया। जिन कड़वी यादों से कावेरी निकल ही नहीं पाई थी, ज्योति ने अपने प्यार और लगाव से उन यादों को मिटा दिया। लेकिन आकाश अभी भी ज्योति को पूरी तरह से अपना नहीं पाया था। ज्योति बेटा, तूने तो आते ही पूरे घर को संभाल लिया है। मुझे तुझ पर अब पूरा भरोसा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि आकाश अभी भी तुझे अपना नहीं पाया। माँ जी, किसी पर विश्वास करना इतना भी आसान नहीं होता है, और वो भी तब जब आपका विश्वास बार बार टूट चुका हो। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने रिश्ते को संभाल लूँगी। ये हुई ना बात। अच्छा माँ जी, मुझे बाज़ार में कुछ काम है, मैं ज़रा होकर आऊँ? हाँ हाँ बेटा, जाओ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ज्योति के जाने के बाद आकाश घर आता है और देखता है कि ज्योति घर में नहीं है। माँ, ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, उससे कहा कि उसे बाजार में कुछ काम है, तो बाजार गई है बेटा। बाजार में? मुझे तो लगता है अपने किसी दोस्त से मिलने गई होगी। हाँ, आपको याद नहीं, दिव्या भी ऐसे ही चली जाती थी और घंटों घर नहीं आती थी। आकाश, ज्योति वैसी नहीं है बेटा। सारी लड़कियां ऐसी होती है माँ। अब देखना कितनी देर से आती है और आकर कहेगी, माँ जी बाजार में कुछ अच्छा नहीं मिला। लेकिन मुझे तो मिल गया। ये देख, ज्योति आ भी गई। माँ जी, मैं ये सब्जियाँ लाई हूँ, और ये मशरूम भी। ये कल आपसे कह रहे थे ना मशरूम खाना है, इसीलिए मैं बाज़ार में वहाँ चौक पर गई थी मशरूम लाने, इसलिए थोड़ी देर लग गई। अरे बेटा, तू इतनी दूर गई थी बस ये मशरूम लाने? देखा आकाश, तेरी एक फरमाइश पर वो इतनी दूर पैदल गई थी। अरे कोई बात नहीं, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं थोड़ी देर में मशरूम बना देती हूँ। आकाश, मैं जानती हूँ तू अब तक अपनी पहली शादी से उभर नहीं पाया, लेकिन ज्योति की कोशिश को नज़रअंदाज मत किया कर बेटा। ज्योति की कोशिश को देखकर अब आकाश के मन में भी ज्योति के लिए कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदें जागने लगी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी वो उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता था। अरे यहीं तो रखे थे, कहाँ चले गए? क्या ढूंढ रहे हैं आप? मैंने यहाँ पैसे रखे थे, अब मिल नहीं रहे। हाँ, वो पैसे मैंने लिए थे। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेती, मैं दे देता। पता नहीं तुम लड़कियों को चोरी करने की आदत क्यों है। कैसे देने थे पैसे? अपने दोस्त को या किसी और को? पता नहीं क्या किस्मत है मेरी, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अरे मैंने वो पैसे अलमारी के लॉकर में रखे हैं। यहाँ काम वाली पोछा लगा रही थी ना, तो मैंने संभाल कर लॉकर में रख दिए। ये लीजिए लॉकर की चाबी। आकाश लॉकर खोलता है तो सारे पैसे वहीं पड़े थे। आकाश को खुद पर शर्मिंदगी होती है कि उसने बिना सच जाने ज्योति को इतना सब कह दिया। मुझे चोरी करने की आदत नहीं है, आज के बाद मैं आपकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप अपनी अलमारी को ताला मार कर रख दीजिए। अरे ज्योति, मेरी बात तो सुनो। आकाश की बातों से ज्योति को बहुत बुरा लगा था। उसने पूरे दिन आकाश से बात नहीं की। आकाश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन वो ज्योति को मना नहीं पा रहा था। माँ, मुझे ताला देना ज़रा। क्यों? क्या करेगा ताले का? मुझे अपनी अलमारी पर लगाना है। ये तो सच में ताला लगा रहे हैं, इन्हें अभी तक मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे अलमारी पर ताला क्यों लगा रहा है? मेरी बहुत सारी कीमती चीज़ें पड़ी है उस अलमारी में, आप बस ताला दीजिए मुझे। आकाश अलमारी को ताला लगा कर आता है और चाबी लाकर ज्योति के हाथ में रख देता है। आप ये चाबी मुझे क्यों दे रहे हैं? आज से मेरी हर कीमती चीज़ पे तुम्हारा हक है ज्योति। इस चाबी के साथ मैं तुम्हें अपना विश्वास भी दे रहा हूँ। ये हुई ना बात। और आज तुम खाना मत बनाना। क्यों? आपको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? नहीं, आज हम दोनों बाहर खाना खाने जा रहे हैं। अरे तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे बच्चों। हमारे सुंदर लाल को पहले से ही बेटियों से बड़ा लगाव था, लेकिन जब उनके खुद के 2 बेटे हुए तो उनकी बेटी होने की आस अधूरी रह गई। लेकिन अब जब उनके बेटे बड़े हो गए थे तो उनकी शादी को लेकर सुंदर लाल बड़े उत्साहित थे। मैं क्या कह रही हूँ, ये जो नई वाली चेन है ना, वो मैं पहन लेती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने आकाश की दुल्हन के लिए बनाई है। अरे हाँ, पर अभी आकाश की दुल्हन कहाँ आई है इस घर में, और मेरे एक बार पहनने से ये चेन घिस जाने वाली है क्या? बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना
ये सोने की चेन दिव्या बहू के लिए रखी है, वही आकर पहनेगी। रहने दो माँ, पापा नहीं मानने वाले। अब तो वो सब कुछ अपनी होने वाली बहू को ही देने वाले हैं। तो इतने सालों से हमारे घर में कोई लड़की नहीं है, नखरे करने वाली, गहने पहनने वाली। अब तेरी पत्नी आएगी इस घर में लक्ष्मी बन के, तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखूँगा ना। सुना माँ, अभी से बहू को बेटी बना के रखने की बात कर रहा है पापा। अरे तो मैं भी तो इस घर की लक्ष्मी हूँ ना। अरे तुम्हें कितने साल हो गए इस घर में आए हुए, और मैंने कौन सा तुम्हें दुखी रखा है? लेकिन अब दिव्या बहू आएगी तो वो इस घर में बेटी बन के ही रहेगी। हाँ हाँ हाँ, सब कुछ रख लो अपनी दिव्या बेटी के लिए। इसे देखो, लो, इसे अपनी बहू से जलन हो रही है। अरे मुझे क्यों जलन होने लगी? पता नहीं शादी के बाद क्या क्या होने वाला है अब। सुंदरलाल की बेटी होने का सपना आखिरकार पूरा होने वाला था, इसलिए शायद वो दिव्या को ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन इससे हमारी जानकी को बड़ी तकलीफ होने लगी थी, क्योंकि दिव्या और आकाश की शादी होने के बाद तो जैसे सुंदरलाल जानकी की बातों पर ध्यान तो क्या पूरा सुनते भी नहीं थे। अरे मैं क्या कह रही थी आकाश के पापा, कि आज संडे है तो कहीं घूमने चलते हैं। कितने दिन हो गए हम कहीं नहीं गए। माँ मैं तो कहता हूँ किसी हिल स्टेशन चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। हाँ सच में, पहाड़ों के बीच में ठंडा ठंडा मौसम, मज़ा आएगा। क्या जी, क्या कहते हैं आप? देखते हैं। ये लो, हम प्लान बना रहे और पापा है कि सुन भी नहीं रहे। पापा जी आपकी चाय? हाँ हाँ बेटा, ला, आज तू भी हमारे साथ चाय पी ले बेटा। पापा जी मैं चाय नहीं पीती हूँ। अच्छा बेटा, चाय नहीं पीती तो क्या पीती है? जूस पीती है, कॉफ़ी या शरबत? तू बोल बेटा, मैं कल ही बाजार से लेकर आता हूँ। मुझे ना जामुन का जूस बहुत अच्छा लगता है पापा जी, लेकिन यहाँ इस एरिया में शायद मिलता नहीं है। हाँ पापा, मैंने भी ढूंढा, लेकिन ये मिलता है शहर के उत्तर साइड में। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं कल वहाँ से जाकर लेकर आऊँगा तेरे लिए। अरे पापा, आपको पता है उत्तर साइड कितना दूर है? हाँ पता है मुझे, मैं इस शहर में तुझसे पहले से रहता हूँ, लेकिन दिव्या बहू को पसंद आया तो मैं जाकर ले आऊँगा। इसी बहाने घूम भी आऊँगा उस साइड। पापा, या मैं और मम्मी कब से आपको कह रहे हैं कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं, तो आप सुन भी नहीं रहे थे। और अब भाभी के लिए आप इतनी दूर से जामुन का जूस लेने जाने तैयार हो। अच्छा जानकी, तुम कुछ कह रही थी क्या? आपको मेरी बात सुनाई कहाँ देती है वैसे भी। हाँ, जब बात आपकी बहू की आती है तब तो आपको आसमान से तारे भी कोई कह दे तो वो भी ले आएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अनुज मौके का फ़ायदा उठाता है और दिव्या से जाकर कहता है कि वो सुंदरलाल से कहे कि उन सबको कहीं घुमाने ले जाए। भाभी आप कहो ना पापा से, वो जल्दी मान जाएंगे आपकी बात। हाँ अनुज सही कह रहा है, तुम्हारी बात पापा नहीं टाल सकते। तुम बोलोगी तो हाँ कह ही देंगे। अरे मैंने अभी कहा तो उनसे बाहर चलने के लिए। माँ आपकी बात तो पापा सुन भी ले तो बड़ी बात है। अरे भाभी तो कहेंगे तो मान ही जाएंगे। हाँ, तेरी भाभी की बात मान जाएंगे। जाओ जाओ, पापा से बात करो। हाँ ठीक है, जाती हूँ। पापा जी मैं ये कह रही थी कि हाँ बेटा कहो ना, कुछ चाहिए तुम्हें? पापा जी हम सब कहीं घूमने चले प्लीज़, मेरा बड़ा मन है। अच्छा तुम्हारा मन है तो चलते हैं बेटा, कल ही चलते हैं घूमने। बोलो कहाँ चलना है तुम्हें? मेरी बात को तो ये कानों तक भी नहीं लगने देते, और यहाँ देखो कहाँ चले गए। दिव्या बहू के आने से पहले कम से कम मेरी थोड़ी बहुत तो चलती थी, अब तो लगता है मेरी सरकार ही ढीली पड़ गई है। हर सास की तरह जानकी को भी लग रहा था कि उसकी सत्ता हाथ से जा रही है, इसलिए वो अपनी हुकूमत बनाए रखने के लिए दिव्या को झुकाने में लगी थी। अरे दिव्या बहू, यह सब तुमने क्या बना दिया है? ये पास्ता नूडल्स ये सब तेरे पापा जी नहीं खाते। अरे ये तो उन्हें हजम भी नहीं होता। तुम एक बार पूछ तो लेती कम से कम। वो मुझे लगा कि कुछ नया खाएंगे तो सबको अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने बना दिया। यही ना, आजकल की लड़कियां सास से कुछ पूछती तो है नहीं, बस अपनी अपनी चलाती रहती है। अब देखो हो गया ना नुकसान, अब फिर से कुछ अलग से बनाना पड़ेगा। मैं अभी पापा जी के लिए कुछ दूसरा बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, किसने कहा मैं ये सब नहीं खाता हूँ? अरे जब मैं ये सब बनाती थी तब तो आप मुझे इतना डांटते थे कि क्या बनाया है, मुझसे ये सब खाया नहीं जाता, मुझे हजम नहीं होता। अरे वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सब अच्छे से बनाना नहीं आता था। लेकिन देखो दिव्या बहू ने कितने अच्छे से सब बनाया है, मैं ज़रूर खाऊंगा। अरे लेकिन आपको तो ये सब हजम नहीं होता ना।
अरे दिव्या, बहू के हाथों में जादू है। लाओ बहू, आज तो मैं सब कुछ खाऊंगा। जी पापा जी। मम्मी, लगता है आपकी सत्ता छीन चुकी है। अरे चुप कर। देखा नहीं पापा कैसे दिव्या भाभी की हर बात मानते हैं। मुझे तो अब से जो काम करवाना होगा दिव्या भाभी से कह दूंगा, क्योंकि मुझे पता लग गया है दिव्या भाभी को पापा कभी मना नहीं करते। तू पार्टी बदल रहा है क्या? हाँ, मम्मी के चमचे। अरे आकाश भाई, जिसके पास सत्ता होती है वही अपना फायदा है। अरे तू भूल मत, मैं तेरी माँ हूँ। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं भूल रहा हूँ, लेकिन क्या करे, आपकी सरकार अब ढीली पड़ गई है। मम्मी, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दो, ये कुछ भी कहता रहता है। अनुज चाहे मजाक कर रहा था, लेकिन जानकी को भी कहीं ना कहीं ये बात पता थी कि अब उसकी इस घर में चलती नहीं है। अगर कोई भी सब्जी लानी होती तो वो भी दिव्या की पसंद की आती थी, जिससे अब जानकी दिव्या से और भी नाराज रहने लगी थी। ये कैसे कपड़े पहना है? मम्मी जी, मैंने सोचा हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ मॉडर्न सा पहन लूँ। अरे तेरे पापा जी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मॉडर्न कपड़े, जीन्स टॉप, बहुत नाराज हो जाते हैं, पता है? अच्छा, मैं अभी बदल कर आती हूँ। हाँ, और तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें समझना चाहिए कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं। तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा तो मुझे कभी बिना दुपट्टे के बाहर भी नहीं जाने देते थे। हाँ, पर ज़माना बदल गया है जानकी, और दिव्या हमारे घर की बहू नहीं, बेटी जैसी है। दिव्या बेटा, तुम्हें जो पहनना है तुम पहन सकती हो। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अगर हमारी खुद की बेटी होती तो क्या तुम मुझसे रोकती? जब देखो बहू को टुकती रहती हो। आकाश, दिव्या को ले जाओ, उसे अच्छे से घुमा लाना और अच्छे से शॉपिंग भी करवाना, समझे? ठीक है पापा। मैं इतने दिनों से इनसे कह रही हूँ कि मुझे एक सूट दिलवा दो, उसके लिए मना कर रहे हैं, और बहू के लिए इनके पास पैसे ही पैसे हैं। आकाश को समझ में आ रहा था कि उसकी माँ को दिव्या से इसलिए नाराज़गी थी क्योंकि उसके पापा दिव्या की हर बात मानते थे, इसलिए वो अपनी माँ को एक सलाह देता है। अब तू भी अनुज की तरह मुझे समझाने आया है क्या? तू खुद ही बता, बुरा तो लगता ही है ना कि तेरे पापा सिर्फ तेरी बीवी की मानते हैं, मेरी नहीं। माँ, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन आपको भी पता है ना पापा कैसे हैं, इसलिए उनसे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या करूँ, ऐसे ही चलाती रहूँ? अरे नहीं माँ, आपको पता है ना, जब एक सरकार कमज़ोर पड़ जाती है तो वो ताकतवर सरकार से गठबंधन कर लेती है। बस हमें भी वही करना है। क्या मतलब? आपको पता है ना, पापा सिर्फ दिव्या की मानते हैं, तो आपको दिव्या के साथ अपनी गठबंधन अच्छी रखनी है बस, और उससे आपको जो काम करवाना हो वो करवा लेना। इससे पापा भी खुश हो जाएंगे कि आप दिव्या के साथ अच्छा बर्ताव कर रही हैं, और आपका जो भी काम है वो होता रहेगा। हाँ, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो अब सोचो माँ, आप एक तीर से दो निशान कर सकती हो। हाँ, यही करना पड़ेगा अब। आकाश के समझाने पर जानकी को ये सलाह सही लगती है, लेकिन उसने दिव्या के साथ इतनी बार सख्ती की थी कि अब उसे दिव्या को अपनी साइड करने में थोड़ी सी चापलूसी करनी पड़ रही थी। अरे दिव्या बेटा, क्या कर रही है? जी मम्मी जी, खीर बना रही हूँ। अच्छा, सच कहूँ तो तेरे जैसी खीर तो मैं भी नहीं बना सकती बेटा। तेरे पापा को ना तेरी वाली खीर बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, अच्छा, थैंक यू मम्मी जी। बेटा तो थक गई होगी ना, ला मैं इसे चला देती हूँ। ऐसा हो तो तू थोड़ी देर आराम कर ले। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आपको कुछ चाहिए क्या? अरे बेटा, क्या बताऊँ, अगले महीने मेरे भाई के बेटे की शादी है। मैं सोच रही थी उसे सोने की अंगूठी दूँ शादी में, लेकिन तेरे पापा जी ना मेरी सुनते कहाँ। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरी यहाँ सुनता ही कौन है। मम्मी जी, आप कहे तो मैं पापा जी से बात करूं? अगर तू कहेगी ना तो मान जाएंगे बेटा, लेकिन तू इतनी तकलीफ़ क्यों कर रही है? अरे नहीं मम्मी जी, वैसे भी पापा जी मेरे लिए सोने का हार बनवाने को कह रहे थे। आप कहे तो सोने की अंगूठी के लिए कह दो। तेरे लिए सोने का हार बनवा रहा है? हाँ बेटा, तू तो उनकी लाडली है, हमारा क्या है। नहीं मम्मी जी, मैं पापा जी से बात करती हूँ, वो आपके लिए भी सोने का हार बनवा देंगे, और सोने की अंगूठी आपके भाई के बेटे के लिए।
हैं? ठीक है बेटा, जा तू पापा जी से बात कर ले, अब मैं देख लेती हूँ खीर। जा 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 बेटा। अरे पर आप मम्मी जी। अरे कोई बात नहीं ना, तू तो मेरी बेटी जैसी है। जानकी को समझ में आ गया था कि दिव्या के साथ गठबंधन करके रखने में ही उसका फ़ायदा है, इसलिए उस दिन के बाद उसने दिव्या के साथ कभी झगड़ा नहीं किया, जिस वजह से उसके सारे काम दिव्या के ज़रिए होते जा रहे थे। अरे जानकी, दिव्या, यहाँ आना ज़रा। जी पापा जी, आपने बुलाया? क्या हुआ जी? अरे हमारे अनुज के लिए जोधपुर से बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है, मेरे दोस्त की बेटी का। अच्छा, हाँ अब अनुज की उम्र भी हो गई है वैसे भी। हाँ पापा जी, हमारी शादी को भी 5 साल हो गए हैं, अब अनुज की शादी करवा देनी चाहिए। लड़की तो बहुत अच्छी है। मैं अगले महीने जोधपुर गया था, तब मेरी मुलाकात पिंकी से हुई थी। इतनी प्यारी बच्ची है सच में। लगता है पापा जी को पिंकी पसंद आ गई है बहुत। भाई अगर लड़की इतनी अच्छी है तो हमें ज़्यादा वक्त नहीं गंवाना चाहिए फिर। हाँ पापा जी, आप पिंकी के पापा से बात कर लीजिए, हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ठीक है, मैं आज ही बात करता हूँ। शादी की बात सुनते ही जानकी दिव्या को इशारा करती है कि वो पापा जी से कुछ कहे। पापा जी, अब अनुज की शादी हो रही है तो आप अनुज का कमरा तो बनवाएंगे ही ना, नया वाला? तो साथ साथ मम्मी जी और मेरा भी कमरा नया करवा दीजिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा कमरा भी नया करवा देंगे बस। थैंक यू पापा जी। मैं आता हूँ पिंकी के पापा से बात करके। ये हुई ना बात, अब हमारा कमरा भी नया हो जाएगा। मैंने कहा था ना, पापा जी मेरी बात कभी नहीं टालते। हाँ वो तो है। अनुज के कमरे के साथ साथ दिव्या और जानकी का कमरा भी नए जैसा हो जाता है। पिंकी और अनुज की शादी भी बड़े धूमधाम से हो जाती है। पिंकी बेटा, यहाँ आओ। जी पापा जी। ये लो, तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी। हीरे की अंगूठी? ये तो बहुत महंगी लग रही है पापा जी। हाँ, तुम्हारे पापा ने बताया था कि तुम्हें कब से हीरे की अंगूठी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए तोहफा ले आओ। अब तुम हमारे घर की बहू जो बन गई हो। बेटा, तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, ठीक है? जी ठीक है पापा जी, थैंक यू। लाइए पापा जी मेरी वाली अंगूठी। अरे दिव्या बेटा, अब आपको कितने साल हो गए, अब आप बड़ी हो गई हैं, अब पिंकी का वक्त है। मैंने सिर्फ उसके लिए ही हीरे की अंगूठी बनवाई है। लेकिन पापा जी, आज तक तो आपने मेरे लिए हमेशा हर चीज़ बनवाई है। अरे बेटा, अब आप पुरानी हो गई हो, अब तो पिंकी का समय है, उसका ध्यान रखो। तुम और तुम्हारी सास अब पिंकी पर ध्यान दो, ठीक है? लगता है सरकार फिर से बदल गई है 5 साल बाद। दिव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ससुर ने हीरे की अंगूठी सिर्फ पिंकी को दी, उससे नहीं। इस बात से वो काफ़ी नाराज़ थी। मम्मी जी, ये तो पिंकी के आते ही पापा मुझे भूल गए। हाँ, जैसे तेरे आते ही मुझे भूल गए थे, ठीक वैसे ही। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा जी मुझे अपनी बेटी की तरह रखते हैं। अभी तो मैं सोच रही थी कि हम पापा से कहेंगे कि नई कार ले लें। हाँ, लगता है अब तो वो भी नहीं होगा। ऐसे कैसे? मैं कहूँगी पापा जी से, वो मेरी बात कभी नहीं टालेंगे। कोशिश करके देख ले। दिव्या सुंदरलाल के पास जाती है। उसे यकीन था कि उसके ससुर उसकी कोई बात नहीं टालेंगे, लेकिन अब सच में दिव्या की सरकार बदल चुकी थी। नहीं नहीं बेटा, अब शादी में पहले इतना खर्चा हो गया है, अभी तो नई कार नहीं ले सकते। पापा जी, आज से पहले तो आपने मेरी कोई बात नहीं टाली। बेटा, अब आप इस घर की बड़ी बहू हो, आपको 5 साल हो गए, अब छोटी बहू आ गई है, आपको बड़ा बन के रहना चाहिए। जी पापा जी। दिव्या को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल नहीं गलने वाली। अब जानकी और दिव्या ने एक और फैसला लिया। पिंकी, क्या कर रही हो? खीर बना रही हूँ भाभी। अच्छा, सच कहूँ तो तुम्हारे जैसी खीर कोई नहीं बनाता। जानकी और दिव्या ने अपनी सरकार को बचाने के लिए पिंकी के साथ गठबंधन कर लिया। अब पिंकी के कंधे पर तीर रखकर जानकी और दिव्या दोनों अपनी हुकूमत को बरकरार रखे हुए थी। तुम्हें अच्छी लगी ना ये कार पिंकी बहू? हाँ पापा जी, बहुत अच्छी है, थैंक यू, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हाँ, पिंकी की इच्छा। जानकी और दिव्या एक दूसरे को आंख मारते हैं।